नमस्कार, मेरा नाम जयंत है। आज हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक इज़ फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, one disclosure from my side that I am not a SEBI registered analyst or advisor. So before taking any investment decision in this stock, you have to do your due diligence at your end, or you can advise your financial consultant. This video is only for the educational purpose. Okay, so let us start. जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विनलास बायोटेक। ये विनलास बायोटेक एक कंपनी फॉर्म हुई थी 2001 में। अशोक कुमार विनलास इन्होंने एक कंपनी फॉर्म किया था। अभी उनके सेकंड जनरेशन जो है हितेश विनलास, ही हैज़ टेकन ओवर दिस कंपनी, न्यू जनरेशन। ओके, तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है फार्मा इंडस्ट्री में। इनके बेसिकली 3 डिविजन्स है जिसमें ये कंपनी काम करती है। पहला जो डिवीज़न है वो CDMO मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट हैपन्स इज दैट कि जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं वो सब कुछ उनके ऑपरेशन जो है वो इन हाउस नहीं कर सकते, दे आउटसोर्स फ्रॉम द अदर वेंडर्स, अदर स्मॉलर कंपनीज, राइट। तो एक कंपनी जो है वो मतलब ड्रग डेवलप करने से लेके ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बड़े बड़े कंपनी का ये काम एक कंपनी करती है, CDMO। तो इसमें क्या क्या होता है, API होता है, मतलब बल्क ड्रग होता है, और उसके बाद फॉर्मुलेशंस भी एक कंपनी करती है। बल्क ड्रग इज़ दैट ड्रग विच इज़ मेड इन अ बल्क क्वांटिटीज़। ऑन फॉर्मुलेशंस उसके बाद होता है कि जो अलग अलग जो बल्क ड्रग रहता है उसका पार्ट कॉम्पोजिशन सब बना के एक ड्रग फॉर्मुलेट किया जाता है जो हम कंज्यूम करते हैं। सो मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग दिस, बट ऑलवेज देर आर सम न्यू कमर्स, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ओके, तो दिस इज़ द CDMO बिजनेस। उसके बाद सेकंड बिजनेस इज़ दैट कि ट्रेड जेनरिक्स मतलब क्या कि देखिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में हमेशा नया ड्रग डेवलप होते रहता है, और जब भी कोई नया ड्रग इन्वेंट किया जाता है, ओके, तो उसका पेटेंट रहता है। पेटेंट कितना, पेटेंट 5 साल का हो सकता है, 10 साल का, 15-20 साल का, डिपेंड्स, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो फॉर्मुलेट होते हैं वो टाइम पे। तो पेटेंट एक्सपायर होता है, उसके बाद वो ड्रग दूसरी कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो ट्रेड जेनरिक्स मतलब जो ड्रग्स ऑफ पेटेंट गए हैं, ओके, वो भी एक कंपनी बना सकती है, या जो कंपनी खुद ऐसा कुछ ड्रग डेवलप किया है वो भी सारा एक कंपनी ट्रेड जेनरिक्स के अंदर बनाती है। तीसरा जो डिवीज़न है वो है इंजेक्टेबल्स का। अभी फ़िलहाल कंपनी के जो पहले 4 प्लांट्स थे, 4 मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस थे, उसमें कंपनी इंजेक्टेबल्स नहीं बनाती थी। अभी जो 5th प्लांट कंपनी का आ गया है, इसमें कंपनी अभी इंजेक्टेबल्स भी बनाना चालू कर रही है। अभी देखिए इसमें ऐसा है कि इंजेक्टेबल प्लांट जो है दैट इज़ कमीशन इन द 3rd क्वार्टर। सो इंजेक्टेबल का जो रेवेन्यू है वो 2nd क्वार्टर में अभी तक 2nd क्वार्टर में आया नहीं था, जो 3rd क्वार्टर से स्टार्ट होगा। पूरा का पूरा रेवेन्यू नहीं आएगा, मेजर रेवेन्यू विल कम इन द 4th क्वार्टर। लेकिन इसमें एक कैच है, कैसे है कि कंपनी का जो अभी ये जो इंजेक्टेबल्स का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो था, जैसे कि यूटिलिटीज़ होते हैं, एयर कंडीशनिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, बाद में मैन पावर कॉस्ट है, ये सब मतलब कंपनी जब ट्रायल स्टेज में थी तो ये जो एक्सपेंडिचर था वो कंपनी ने ऑलरेडी Q2 में बुक किया है, 2nd क्वार्टर में ये खर्चा बुक किया है। ओके, तो 3rd क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखेगा। प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं आएगा। दैट्स वाई देर आर लार्ज चांसेस दैट कि कंपनी का मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। कंपनी का मार्जिन बढ़ना बहुत ही बेहतर और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना याद रखना।
तो अभी फुल स्विंग में थर्ड क्वार्टर में भले प्लांट कमीशन हुआ है, जैसे कि बाकी इंजीनियरिंग आइटम में रहते हैं कि प्रोडक्ट बन गया तो बेचना इमीडिएटली नेक्स्ट डे से चालू, ओके। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। प्लांट तो कमीशन ऑलरेडी हो गया है उनका, इंजेक्टेबल का, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है, दे नीड टू टेक सर्टन ट्रायल्स, मतलब इट इज द ड्रग विच इज़ मेड इज़ केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 3 to 4 months, डिपेंड्स अपॉन द उनकी जो भी फार्मेसी के जो प्रोसीजर्स रहते हैं उसके हिसाब से। तो वो ट्रायल्स ख़त्म होने के बाद ही और उसको वैलिडेट करने के बाद ही फिर वो उसका कमर्शियल सेल्स ऑर्डर बनते हैं, उसके बाद ही ड्रग बेचा जाता है। तो ऑलरेडी मीन्स कंपनी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दैट, सो प्रोबेबली फ्यू sales orders may be generated in the third quarter, but from the fourth quarter, full swing, company will start manufacturing these injectables. इंजेक्टेबल में क्या आता है, एम्पूल्स आते हैं, लिक्विड वायल्स आते हैं, सो लाइक दैट देर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स द कंपनी हैज़ डेवलप्ड, ओके। तो ट्रेड जेनरिक्स में अगर देखेंगे तो ट्रेड जेनरिक्स में भी काफ़ी सारा स्कोप आगे अवेलेबल है। अभी अगर देखेंगे तो लगभग मतलब ये कहाँ पे सप्लाई करते हैं ट्रेड जेनरिक्स, इंस्टीट्यूशंस को, ये डायरेक्ट रिटेल में बेचा नहीं जाता है। तो इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं, गवर्नमेंट बॉडी जो रहते हैं, ये सब इनसे ड्रग परचेस करते हैं। तो ये जो मतलब हमने देखा होगा कि जन औषधि केंद्र जो रहते हैं, ओके, तो जन औषधि केंद्र में से ये ट्रेड जेनरिक्स बेचा जाता है। तो जन औषधि केंद्र अभी फ़िलहाल कितने हैं इंडिया में, अराउंड 8000, एंड लाइकली दीज 8000 जन औषधि केंद्र लगभग ये हो जाएंगे आने वाले 2 से 3 साल में 20 से 25,000। तो देर इज़ लार्ज स्कोप फॉर दिस एरिया आल्सो, मतलब ट्रेड जेनरिक्स में कंपनी का ग्रोथ काफ़ी वैसा अच्छा आ रहा है। अगर टोटल सेल्स अगर देखेंगे, इफ़ यू डिवाइड इन बिटवीन दिस 3 कैटेगरीज, देन CDMO जो है वो लगभग 75 to 80% का उनका सेल्स है, ट्रेड जेनरिक्स अराउंड 20%, and injectables have just started, so they may contribute the balance, and going forward this proportion may change. Parallelly कंपनी जो है वो काफ़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही है, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया है, दे आर एक्सप्लोरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट। सो गोइंग अहेड कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अभी कंपनी के अगर कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, ओके, की इंडिकेटर्स की कंपनी सस्ती है, महंगी है, मॉडरेट है, ओके, तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो लगभग 2000 करोड़ का है, ओके। प्राइस जो है कंपनी का फ़िलहाल 1000 के आसपास है, प्लस माइनस ऊपर नीचे होते रहता है 100 रुपये। तो प्राइस इज़ 1000, कंपनी का मार्केट कैप जो है 2000, मतलब कंपनी काफ़ी छोटी है इन द साइज़, तो ग्रोथ का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। उसके बाद कंपनी का जो PE रेशो है दैट इज़ अराउंड 35, एंड PEG इज़ अराउंड 1.5 to 1.6, ओके। कंपनी का ROE ROC इज़ 14 and 18। नॉर्मली ROE ROC 15 के ऊपर तो होना चाहिए, 15 के नीचे अगर ROE ROC रहेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत है। मतलब कंपनी ROE मतलब क्या, कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है, करेक्ट, इक्विटी कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न बना रही है, राइट। अगर 15 के अब अगर ROE नहीं रहेगा तो फिर मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ओके, वो ज़्यादा फास्ट बढ़ेगी नहीं, राइट। तो ROE 15 के ऊपर रहना चाहिए, अबाउट 20 रहेगा तो वेल एंड गुड, अबाउट 20 रहे तो वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट 15 के ऊपर रहना चाहिए। तो कंपनी का अभी फ़िलहाल 18 के आसपास है, लेकिन आगे जाके ये बढ़ सकता है। PE रेशो क्या होता है, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज़ द अर्निंग पर शेयर, एंड करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज़ द PE रेशो। PE रेशो कितना होना चाहिए, PE रेशो नॉर्मली शुड बी बिलो 40, 40 के ऊपर रहेगा तो आपको जो मतलब
मल्टीपल्स, मतलब आपने सपोज 1000 प्राइस में बाय किया स्टॉक, तो आगे आपको जो अप्रिसिएशन है वो कितना मिलेगा, टाइम विल डिसाइड। लेकिन पी जितना कम रहेगा, मान लो अगर 25 तो वेल एंड गुड, लेकिन अभी फ़िलहाल पी जो है वो 35 के आसपास है, जो एक मॉडरेट पी माना जाएगा, राइट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज ऑल्सो द स्टॉक लुक्स गुड। पी जी रेशो इज़ 1.6 इज़ ओके है, एज पर एज इट इज़ बिलो 1.5 इज़ गुड। अगर एक रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे जो लगता है एक कंपनी आगे जाके काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने FY24 में जो प्रॉफिट बनाया था दैट वाज अराउंड 84 करोड्स, ओके। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो 109 करोड्स है, क्योंकि इसमें कुछ अदर इनकम भी ऐड हुआ है। कंपनी की डेट पोजीशन बहुत ही कम है, ज़्यादा कुछ डेट कंपनी के पास नहीं है, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो क्या है, कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा जाएगा नहीं। तो ए बी कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत अच्छा बनाते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, बाकी सारे पैरामीटर्स तो होते हैं, पी जी है, पी है, आर है, लेकिन इस सब का जो निचोड़ है ना वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्योंकि नेट प्रॉफिट बनने के बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर नहीं आ रहे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ इन द सेंस कि टाइम पे पैसा नहीं आ रहा है। डेटर डेज अगर ज़्यादा हो, मान लीजिए डेज पेबल से डेटर डे ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, कंपनी से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आपके जो वेंडर्स है जिनसे आप माल खरीदा है उनको आपको पैसा जल्दी देना पड़ेगा। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट। और अगर ऐसा उल्टा है कि डेटर डेज कम है, मान लो कि आप माल बेचते हैं 30 दिन के अंदर पैसा आ जाता है, और डेज पेबल ज़्यादा है कि 60 दिन है, मतलब आपको पैसा आता है 30 डेज़ में और आपको देना है 60 डेज़ में, तो आप हमेशा कैश सरप्लस में रहेंगे, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब डेटर डेज कम रहते, डेज पेबल ज़्यादा रहते, दैट इज़ द फेवरेबल साइन। तो इसीलिए हमेशा कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट देखने के बाद नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, ये तो मस्ट है ही। अगर ये रहेगा तो ये आगे दुकान चलेगा, राइट। तो ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, दैट इज़ द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहेगा, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास पैसा आया है। कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी कैन डू द एक्सपेंडिचर अहेड, ओके। तो कंपनी ने अभी जैसे मैंने बोला कि कंपनी के ऑलरेडी 5 प्लांट्स तो है, कंपनी ने 6 प्लांट के लिए जगह भी लेके रखी है। दे विल डेवलप न्यू फैक्ट्री ओवर देयर, और इंजेक्टेबल का भी अभी ऑलरेडी रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर से आना चालू हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल इट लुक्स दैट कि कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है वो Q2 से डेफिनेटली बेहतर आएगा, लेकिन फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि उसमें इंजेक्टेबल के रेवेन्यू पूरे आ जाएंगे, राइट। और जो मैंने पहले भी बोला था कि जो इंजेक्टेबल प्लांट है उसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है ऑलरेडी कंपनी ने Q2 में बुक किया हुआ है। सो दिस इज़ द एडेड एडवांटेज, सो दैट कि जैसे ही Q3 के रेवेन्यू आएंगे तो कंपनी के मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। और देखिए होता क्या है, सेल्स ग्रोथ मान लो 200 करोड़ का टर्नओवर है और 250 हो गया, ओके, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ गए तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ती है, राइट। सो ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंपनी के पास अपार्ट फ्रॉम दिस लगभग 200 करोड़ का लिक्विड कैश भी अवेलेबल है, तो कंपनी कैन यूटिलाइज दिस कैश फॉर एनी अदर वर्क। और मीन्स इट इज़ हर्ड दैट द कंपनी इज़ ट्राइंग एक्सप्लोरिंग सम न्यू एक्विजिशंस, क्योंकि कंपनी तो कैश रिच है। भले कंपनी का साइज छोटा है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड स्टडी एट योर एंड, क्योंकि सब सुन के कुछ नहीं होता है। आपको जाके खुद आप जब देखेंगे, जस्ट लॉग इन टू screener.in। screener.in
में आपको पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से मिलेगा। आप वहाँ पे जाके शांति से देखिए, जो जो मैंने चीज़ बोली है, यू कैन गो देयर एंड जस्ट क्रॉस वेरीफाई कि ऐसा पूरा डेटा है या नहीं है, सेटिस्फाई योर सेल्फ। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ सुन के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जाके आप पूरा डेटा देखिए, पढ़िए, सेटिस्फाई योर सेल्फ कि इतना कैश फ्लो कंपनी का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से देखा तो कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी एक्चुअली ट्राई करेगी कोई दूसरी कंपनी का एक्विजिशन भी कर सकते हैं, अगर वो मतलब दे आर उनको अभी तक मिला नहीं उसके हिसाब से, मतलब वो क्वालिटी की जो कंपनी चाहिए, जहाँ पे मतलब एकदम मतलब फटीचर कंपनी लेके फ़ायदा नहीं है ना। ऐसी कंपनी चाहिए कि जहाँ पे टेक ओवर करने के बाद उसके मतलब रेवेन्यू आना चालू हो जाए। ओके, एंड आल्सो द प्रोडक्ट शुड आल्सो मैच टू द existing products of this company, right? So from that point of view the company is exploring actually, when it will happen I do not know. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अगर स्टॉक प्रॉपरली एनालाइज अगर करना है गोइंग है, जितना मैंने डेटा बता दिया तो आपने सुन ही लिया, आप स्क्रीनर के ऊपर भी जाके देख सकते। अभी क्वेश्चन वो आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, कोई भी स्टॉक लेने के बाद उसको अच्छे से रखने का, मतलब आज लिया 6 महीने के बाद बेच दिया, सपोज मान लो 10-20% पैसा बना लिया, तो वो कुछ काम का नहीं है, वैसा कुछ ज़िंदगी बड़ी बनने वाली नहीं है। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एटलीस्ट कम से कम 2 साल के लिए तो रखना पड़ेगा। ओके, तो 2 साल में क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ अच्छी आएगी तो स्टॉक प्राइस में उतना एप्रिसिएशन आएगा, तो कुछ अच्छा मतलब अपने को प्रॉफिट बन जाएगा। अभी इसके बीच में होता क्या है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो सपोज मान लिया कि आपने 1000 रुपीज़ में ले लिया, वैसे मैंने इसी के आसपास मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया इस स्टॉक में, जस्ट डिस्क्लोज़र। लेकिन सपोज मान लिया आपने ले लिया और उसके बाद बाज़ार गिर गया और ये स्टॉक प्राइस 900 हो गया, 800 हो गया, तो क्या होता है, आदमी प्रेशर में आ जाता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, मतलब पेट में हलचल मचलने लगती है कि क्या करूँ, आई एम इन अ लॉस। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एकदम मतलब स्टेबल रहना है, ओके, अपनी मानसिकता डिस्टर्ब अगर नहीं होनी है, तो आपको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज कंपनी के बारे में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। हो सकता है बोलते कि बाबा कि टाइम नहीं, देखो टाइम नहीं, लेकिन अगर आप एक मोबाइल लेते हैं तो आप कितने सर्च करते हैं, राइट? अगर 20-30-40 हज़ार का मोबाइल लेने का है तो आप कितने अलग अलग जगह पे जाके देखते हैं, ओके, सारे उसके फीचर्स देखते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर कोई स्टॉक में डालना है तो थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 10-20-30-40 स्टॉक ले लो, नॉट नेसेसरी, 5 to 10 स्टॉक्स आर इनफ फॉर इट इन्वेस्टर, राइट? तो आगे जाके स्टडी कैसे करने का, टू गेट अ कॉन्फिडेंस, आपको हमेशा मैनेजमेंट का अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना चाहिए। ओके, अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल कब होता है, जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद आप अगर स्क्रीनर पे जाके देखोगे तो 1-2 दिन में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है, जहाँ पे पूरा स्लाइड्स रहता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। सेम टाइम कंपनी का कॉन कॉल का टाइमिंग रहता है, मोस्टली रिजल्ट आने के बाद 2 या 3 या एट द मैक्स 4 दिन में कंपनी का वो कॉन्फ्रेंस कॉल होते रहता है, राइट? तो उसके पहले वो प्रेजेंटेशन अपलोड करते हैं साइट पे, स्क्रीनर पे नहीं होगा तो बीएससी के साइट के ऊपर देख सकते हैं, एनएससी के साइट के ऊपर देख सकते हैं। तो जाके वहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखिए कि इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन में कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, कितना सेल्स ग्रोथ हो गया, कितना प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों हो गया। उसके बाद कंपनी के पास कैश बैलेंस कितना है, कंपनी का आगे का प्लान क्या है, टेक ओवर कोई कंपनी करने जा रही है या नहीं रही है, नया जो प्लांट है उसके बारे में क्या अपडेट किया है, ये सारा पढ़ के नोट करके रखिए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद कंपनी का अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होते रहता है, नॉट नेसेसरी दैट यू जॉइन लाइव देयर, कोई जरूरी नहीं, जब साइट पे अपलोड करते वहाँ पे जाके सुन सकते। लगभग 30-45 मिनट का कॉन्फ्रेंस कॉल रहता है, एट द मैक्स 1 आवर का रहता है। तो एक कॉन कॉल हमेशा सुनने का, उसमें होता क्या है, पहले कंपनी की जो मैनेजमेंट रहती है, सीईओ पर रहेगा, सीईओ रहेगा या एमडी सीएमडी जो भी रहेंगे, वो आके कंपनी का प्रेजेंटेशन देते हैं कि व्हाट दे अचीव्ड इन लास्ट क्वार्टर, ओके, एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग इन्वेस्टर्स रहते हैं,
अलग अलग म्यूचुअल फंड रहते हैं, एफ रहते हैं, रिटेल में एच रहते हैं, सॉरी अदर्स में एच रहते हैं, रिटेल भी रहते हैं, कभी कभी रिटेल भी आ जाते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एंड इफ़ दे वांट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी, तो वो भी वहाँ पे अटेंड करते हैं एंड दे आस्क द क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट, उनको जो भी लगता है वो। जब आप वो सुनेंगे तो आपके मन के अंदर के डाउट्स भी सारे क्लियर होते जाएंगे। जैसे ही सब डाउट्स क्लियर जाएंगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बाबा एक कंपनी अच्छी है या नहीं, मतलब स्टॉक ये रखने लायक है या नहीं, कंपनी में ग्रोथ आने वाली है या नहीं है। अगर ग्रोथ आएगी तो ही स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, नहीं तो कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो मैनिपुलेशन में बात अलग है, दैट्स डिफरेंट थिंग, वो वैसा तो बाज़ार में बहुत कुछ होते रहता है। लेकिन अपने को अगर सेफ रहना है, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, डिसीजन लेना है, उसके हिसाब से हमको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो आप कॉन कॉल ज़रूर सुनिए। आप एक दो कॉन कॉल सुनने के बाद आपको भी इंटरेस्ट आएगा, लगेगा कि येस कि रियली दिस इज़ द रियल वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कॉन कॉल सुनिए, पूरा क्वेश्चन आंसर देखिए। मैं तो कॉन कॉल 2 बार सुनता हूँ, क्यों? क्योंकि पहली बार सुनने के बाद कुछ डाउट मन में रहते हैं, आई मेक सम नोट्स ऑल्सो कि मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला, क्योंकि वो बाद में रेफ़र कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन कॉल में। अगले क्वार्टर का जो कॉन कॉल रहेगा, रिजल्ट आएगा, तभी मैनेजमेंट ने पहले कॉन कॉल में क्या बोला था और उसके हिसाब से मैनेजमेंट अभी क्या बोल रही है, मीन्स वेदर दे अचीव्ड व्हाट दे सेड अर्लियर और नॉट, और इज देयर इन डिफरेंस। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैनेजमेंट शुड बी ऑन द राइट ट्रैक दैट वी कैन वेरीफाई। तो इतना करने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर मार्केट गिर गया, ये स्टॉक अगर 900 हो गया, 800 भी हो गया, तो आप इसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि देखो डाउन साइड 10-20% के, ओके, अप साइड कितने हैं? कल के तारीख में सपोज 1500 हो गया, 2000 हो गया स्टॉक, आपने लंबे टाइम के लिए रखा, 3000 भी हो सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी, जस्ट बोला, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज मैनेजमेंट हाउ दे गो हेड। ओके, मीन्स आगे जाके क्या क्या करते हो। इवन आज के तारीख में कोई भी नहीं बोल सकती किसी स्टॉक का प्राइस कितना हो सकता है। कुछ कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि एक कितना बढ़ेगा, अरे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल कि कितना बढ़ेगा। इवन कंपनीज मैनेजमेंट कैन नॉट टेल कि स्टॉक प्राइस कितना बढ़ सकता है। आप देखिए एक एक स्टॉक कभी कभी 5-5 गुना भी हो गए, उससे ज़्यादा भी हो गए एक एक साल में। सो ऑल दैट डिपेंड्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी भी एकदम मार्केट में बूम आता है, बुल रन आता है, तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मतलब ख़राब कंडीशन में अगर स्टेबल रहना है, तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है, तो ही कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके लिए इतना एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। मैंने स्टॉक के बारे में जितना बोला उस उतना ही इक्विवेलेंट मैंने इसके ऊपर बोला कि अर्निंग्स कॉल सुनना और स्टॉक होल्ड कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पीटर लिंच करके जो है उन्होंने क्या बताया आप सुने। सी इन्वेस्टमेंट इज़ 20-25% इंटेलिजेंस, ओके, एंड रेस्ट इज साइकोलॉजी। क्योंकि आपने कितना भी अच्छा स्टॉक लिया और आपने अगर बेच दिया तो यू आर आउट फ्रॉम द क्रीज, राइट। तो हाउ विल विन, अगर विन करना है तो यू हैव टू बी ऑन द क्रीज। ओके, क्रिकेट की जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से अगर आपको रन बनाना है तो पिच पे टिके रहना पड़ेगा ना, नहीं तो आउट हो गए तो आप आगे खेलेंगे कैसे। इट इज़ सिमिलर टू दैट। तो आपको अगर पिच पे टिके रहना है, स्टॉक में अगर बने रहना है, तो ही आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। इसीलिए नॉलेज गेन करना सीखिए। ये स्टॉक मेरे हिसाब से विंडलास बायोटेक जो है वो अच्छा स्टॉक है, दो इट इज़ नॉट इन द ड्रग इन्वेंटर, मतलब इन्वेंशन ये कोई मॉलिक्यूल का करते नहीं, लेकिन जो भी बनाते हैं वो काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी ऑनेस्ट लगता है आज के तारीख में जितना भी मैंने सुना है, और ऑनेस्ट मैनेजमेंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। शेयर होल्डर फ्रेंडली मैनेजमेंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ही स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन होते रहता है। ओके, तो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो आप जाके स्टडी कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इसमें ले सकते हैं। थैंक यू।